नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। पाकिस्तान उच्चायोग के एक अफसर पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस काफी वक्त से महमूद अख्तर नाम के पाक उच्चायोग के इस अफसर पर नजर बनाई हुई थी। 25 अक्टूबर को खबर मिली कि 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे महमूद अख्तर अपने दो साथियों से दिल्ली के चिड़ियाघर में मुलाकात करने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर महमूद अख्तर और उसके दो साथियों मौलाना रमजान खान उर्फ असगर और सुभाष जहांगीर को पकड़ लिया। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। महमूद अख्तर पाकिस्तान सेना की 40 बलोच रेजिमेंट में हवलदार के तौर पर तैनात था। महमूद अख्तर को 3 साल पहले ही आईएसआई में भर्ती किया गया था। 2.5 साल पहले उसे पाकिस्तानी हाई कमीशन के वीजा सेक्शन में पोस्ट किया गया था। महमूद अख्तर और उसके दो साथियों के पास से सेना और बीएसएफ की तैनाती की जानकारी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से महमूद अख्तर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसे 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। जासूसी मामले में विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। अब्दुल बासित को पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन और जासूसी मामले की जानकारी दी गई। हालांकि अब्दुल बासित ने अपने उच्चायुक्त के किसी भी अफसर के जासूसी में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाक उच्चायुक्त के अफसर महमूद अख्तर के पास से कई संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। इनके पास से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफेंस डिप्लॉयमेंट के मैप्स और बॉर्डर एरियाज के बीएसएफ डिप्लॉयमेंट के मैप्स और काफ़ी सारे वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी थे इनके पास, जो ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को देने वाले थे। जासूस रिक्रूट करने के लिए लाया गया था और वो वीज़ा सेक्शन में बैठ के यही देखता था कि कौन किस व्यक्ति को संपर्क करके ये किया जा सकता है। बच्चों को पढ़ाने के ऊपर जो आरोप है वो आरोप लगा हुआ है। वो आरोप क्यों गिरफ्तार किया गया? दूसरे की वजह से किया गया, बाकी में तो बच्चों को पढ़ा। महमूद अख्तर के दोनों साथी राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महमूद अख्तर दोनों जासूसों को जानकारियां देने के बदले पैसे देता था। दिल्ली पुलिस को जासूसी मामले में जोधपुर के रहने वाले शोएब की भी तलाश है। सुभाष नाम के इस जासूस की नागौर में एक दुकान है, जबकि दूसरे जासूस की मस्जिद में तालीम देने का काम करता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आम जनता पर पाकिस्तानी पुलिस के जुल्म का एक वीडियो सामने आया है। 22 अक्टूबर को पाक सेना के जुल्म के खिलाफ मनाए जा रहे ब्लैक डे के दौरान पाकिस्तान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां चलाई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा और गाड़ियां भी तोड़ दी। नवाज शरीफ की औकात को देखे, डेमोक्रेसी को बचा रहे, जहाँ भी जाता है दुनिया के जिस कोने में राय शरीफ उसके साथ चाय की तरह मुसल्लत रहता है। इस रियासत में सियालकोट में 15-16 साल के 2 नौजवान बच्चों को लाठियों से मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। ये रियासत है, इस शक्ल की ये रियासत नहीं चाहिए। 1 और 2 अक्टूबर को कोटली इलाके में लोगों ने पाक आर्मी और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। 30 सितंबर को भी पाकिस्तान की सेना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। 14 अगस्त को गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना का विरोध हुआ। 28 जुलाई को नीलम घाटी में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 26 जुलाई को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 31 जुलाई को गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की मौजूदगी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुआ बीएसएफ जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने आरएसपुरा सेक्टर में फिर गोलीबारी की और मोर्टार दागे। रिहायशी इलाकों में घरों पर मोर्टार गिरने से 6 लोग घायल हो गए। बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए बीएसएफ के जवान जितेंद्र सिंह आज शहीद हो गए। जितेंद्र सिंह बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। रात से चल रही थी फायरिंग, उसमें नई बस्ती रायपुर से के 6 इंजर्ड पेशेंट्स जो हमारी एम्बुलेंस में वहाँ से उनको यहाँ लेके आए हैं, उनको हमने यहाँ पे CSC आरएसपुरा में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने 40 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। 25 अक्टूबर को नौशेरा में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना ने कड़ा जवाब दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आरएसपुरा सेक्टर में भी बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी 5 से 6 चौकियां
तबाह कर दी। पाकिस्तान ने कल रात अर्निया सेक्टर में गोलीबारी की थी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में आज पाकिस्तान रेंजर्स का एक जवान मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को भी रेगुलर एम्प्लॉय जितनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान काम करता है या जिम्मेदारी निभाता है तो उसे दूसरे कर्मचारियों से कम सैलरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कम पैसे में इच्छा से काम नहीं करता, बल्कि खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर इसलिए काम करता है ताकि अपना परिवार चला सके। 2 सदस्यीय बेंच ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अस्थायी कर्मचारियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से लागू माना जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में आज दिन भर भारी जाम की स्थिति रही। धनतेरस पर खरीदारी की वजह से दिल्ली के बड़े बाजारों और मॉल्स की तरफ जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगा है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़कों पर जाम लगा रहा। आश्रम, भोगल, लाजपत नगर, महारानी बाग, प्रगति मैदान, नारोजी नगर, मूलचंद, भीकाजी कामा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंगोलपुरी, इग्नू रोड, गुलाबी बाग, खजूरी चौक, मौजपुर क्रॉसिंग, तिलक नगर से धौला कुआं, गोकुलपुरी, सीलमपुर, नांगलोई, आजाद मार्केट, जाफराबाद, गाजीपुर, सरिता विहार, प्रगति मैदान, मजनू का टीला पर भी हैवी ट्रैफिक रहा। जाम से राहत नहीं मिल रही है। आप देखिए कि ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटीओ का, और इस वक्त भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। त्योहारों का मौका है, लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और इसीलिए ट्रैफिक जैम से मुक्ति नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने खास इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए कार पूल का इस्तेमाल करें। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो कार का इस्तेमाल ना करें। ऑफिस जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और बस में सफर करें। एक अनुमान के मुताबिक ट्रैफिक जैम से आजादी मिल जाए तो हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। बेंगलुरु में स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। स्टील के पुल के लिए जिन पेड़ों को काटा जाना है उसे घेरकर बीजेपी नेताओं ने आज प्रदर्शन किया। स्टील के इस ब्रिज को बनाने के लिए कुल 812 पेड़ काटे जाने हैं, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। 2013 के बजट में इस पुल को बनाने की घोषणा की गई थी और इसके बनाने की लागत करीब 1800 करोड़ है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, आखिर कंक्रीट की जगह महंगी स्टील से क्यों पुल बनाया जा रहा है। We just wanted to see the save the green. We please save the name of the green city of Bangalore, and in the name of the development, they're really murdering our city. बेंगलुरु में बनने वाले स्टील ब्रिज की कुल लंबाई 6.72 किलोमीटर और लागत 1791 करोड़ रुपए है। पुल का काम 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि 2,68,000 वाहन रोज इस पुल का इस्तेमाल करेंगे। 800 से ज्यादा पेड़ काटे जाने और कंक्रीट की जगह महंगे स्टील के इस्तेमाल की वजह से इसका विरोध हो रहा है। माना जा रहा है कि पुल बनने के बाद से बेंगलुरु में वाहनों की संख्या में भारी इजाफा होगा। पुल के विरोध की एक वजह ये भी है। गुजरात के जूनागढ़ में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जूनागढ़ के समढियाला गांव के इस घर में मातम है। राधिका का चेहरा अब तस्वीरों में ही दिखाई देगा। एक लड़का राधिका को लगातार परेशान कर रहा था और उससे दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। राधिका के सुसाइड नोट में तनु राजानी का नाम लिखा है, जिससे परेशान होकर राधिका ने एसिड पीकर जान दे दी। राधिका पढ़ने लिखने में होशियार थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राधिका और उनकी बहन देवांशी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और भाषण भी दिया था। मम्मी तन्नू ये मने धमकी आपेली અને કીધેલું કે તું મારી હારે વાત નહીં કર અને બોલીશ नहीं। एक महीने से ये परिवार के लोग कानून की चक्कर काट रहे हैं, फिर भी ये लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर एक राजकीय दबाव था। बात पीएसआई श्री आरबी गढ़वी साहब ने बदली
અત્રેથી થઈ જતા નવા આવેલા પીએસઆઈ શ્રી સીજી જોશી સાહેબ આ ગુનાની તપાસ હાલ ચલાવી રહેલ છે। छेड़छाड़ का आरोपी तनु राजानी बीजेपी के पूर्व विधायक के करीबी रिश्तेदार का बेटा है। राधिका के पिता कारपेंटर हैं। न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। राधिका ने 22 सितंबर को आत्महत्या की थी, लेकिन पुलिस ने 10 दिन तक मामला भी दर्ज नहीं किया। पुलिस अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। बिहार के कैमूर में छेड़खानी के दौरान छात्रा की मौत के मामले में 48 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ है। मामला 26 अक्टूबर का है। एग्जाम देने जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार 3 लड़कों ने छेड़छाड़ की, दुपट्टा खींचा, जिसकी वजह से वो बाइक के साथ खिंचती चली गई। छात्रा पर बाइक का टायर चढ़ने से मौत हो गई। बीत गया, अभी तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस निष्क्रिय है। उसके अनुसार जो हमने लिख के दिया कि छेड़खानी का मामला है, हम सीरियसली इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। विपक्ष ने घटना के बाद बिहार सरकार पर हमला बोला है। देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पे कठोर कार्रवाई होगी। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाओं से प्रशासन की छवि खराब होती है। पुलिस ने उस बाइक को जब्त कर लिया है जिस पर 3 लड़के सवार थे। पीड़ित परिवार ने जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि वो छापेमारी कर रही है और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब के मोगा में एक एसएचओ को गुंडागर्दी करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें पंजाब के मोगा के एक ढाबे की हैं। इस पुलिस वाले पर आरोप है कि ढाबे के मालिक को उसने इसलिए पीटा क्योंकि उसने खाने के पैसे मांग लिए थे। इस पुलिस वाले ने एसएचओ और बाकी साथियों के लिए खाना पैक कराया था, लेकिन पैसे चुकाने से इनकार कर दिया। नाराज ढाबा मालिकों ने प्रदर्शन किया। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਵੇ। ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਬਿਲकुल ਗੱਲ ਝੂਠੀ है। ढाबे के मालिक के साथ मारपीट करने के बाद उसे रात भर कस्टडी में रखा गया। ढाबे के मालिक के खिलाफ अवैध शराब बेचने का केस दर्ज कर दिया गया। एसएसपी को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद एसएचओ नवदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। ढाबे के मालिकों का कहना है कि जसवंत सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया फर्जी केस तुरंत रद्द किया जाए। और फिलहाल फास्ट एंड फैक्ट्स में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात शाम 7 बजे होगी।